हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। वो टॉपिक है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। किसी भी कंपनी के कितने बोरोड फंड हो और कितने हम डेब्ट फंड हो हमारे पास, उस चीज़ को हम उसका जो कंपोजिशन होता है उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। हर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का होता है बेटा। ये डिपेंड करता है कंपनी के नेचर पर, फाइनेंसिंग पर, मैनेजमेंट पर, वर्किंग पर, ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है कि किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो। और कैपिटल स्ट्रक्चर का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो आपका फाइनेंशियली पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा और कंपनी का सक्सेस होना या फिर अपने फाइनेंस रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दैट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत सोच समझ के डिसाइड करें कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना इक्विटी होगा, कितना प्रेफरेंस होगा, कितना डेब्ट्स होगा, कितने लोन्स होंगे। इन चीज़ का कंपोजिशन कितना कितना हो, इस चीज़ का डिसाइड करना ही कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना कहलाता है। अब हमें यहाँ पर ये स्टडी करना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम ध्यान रखें जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना छोटा मोटा काम नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट और टफ है। सो दैट हमें बहुत सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इन फैक्टर्स के बेस पर हम ये क्लियर करें कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो। बेटा ये टॉपिक थोड़ा टफ है और काफ़ी लेंदी भी है। आप आज पेपर पेन अपनी नोटबुक लेकर बैठें और साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाएं, क्योंकि इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और क्वेरीज क्रिएट होती है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ वैसे वैसे आप नोट्स भी साथ के साथ बनाते जाएं। यह आपको आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा और कभी भी आप इसको देखोगे वीडियो के साथ में नोट्स को तो आपको ईजीली समझ आ जाएगा। तो अपने पेन पेपर लेकर रेडी रहें और नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है, कैश फ्लो पोजीशन। ओके, द डिसीजन रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आल्सो डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट कैश फ्लो। द कंपनी इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर्स को हमें क्या देना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। ओके, एंड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा, हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर लोन। और हमने जितने भी लोन ले रखे हैं उनको हमें जो अमाउंट हमने लोन का ले रखा है वो और उस पर इंटरेस्ट हमें टाइम टू टाइम पे करना ही होगा। ये हम पे लीगल ऑब्लिगेशंस रहते हैं, ये कंपलसरी रहता है और इन्हें हमें किसी भी पोजीशन में पे करना ही होगा। तो उसी के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर कर डिसाइड करते टाइम हम एक पॉइंट बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, क्योंकि बेटा जब आप इंटरेस्ट पे करोगे या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करोगे तो आपके पास इनफ बैंक में अमाउंट होना चाहिए, आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इनको टाइमली इंटरेस्ट और टाइमली डिविडेंड का पेमेंट कर पाओगे। और अगर आपको लोन पेमेंट का टाइम भी आ गया है तो उस लोन पेमेंट को रीपे भी आप तभी कर पाओगे जब आपके पास इनफ कैश फ्लो बना रहेगा। सो दैट फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपका क्या कहता है कि आपकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, उसको ध्यान में रखकर ही आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो। अगर आपके पास कैश फ्लो पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है तो आप इजीली लोन ले सकते हैं, क्योंकि आपको लोन की रीपे करने की और इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी अच्छी है। बट अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है और आपके पास कैश जल्दी नहीं आता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इक्विटी शेयर्स इशू करना अच्छा रहता है, क्योंकि उनको डिविडेंड टाइम टू टाइम ही पे करना होता है, उनको पे करना कंपलसरी नहीं होता है। सो दैट उस टाइम पे इक्विटी इशू करना ईजी रहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी को चूज़ करना ईजी रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कैश फ्लो पोजीशन। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अगला पॉइंट है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। यानी आप इंटरेस्ट पेमेंट की कितनी कैपेसिटी रखते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए, ICR मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशो
EBIT मतलब होता है इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, यानी ये कौन सी इनकम है जिसमें अभी आपने इंटरेस्ट को और टैक्स को पे नहीं किया है। और नीचे कौन सा इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट जो आपको डिबेंचर होल्डर्स और लोन्स को पे करना है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को और लोन जो आपने लिया है उसको पे करना है, उसके टोटल को हम यहाँ इंटरेस्ट लिखते हैं। ओके, तो EBIT हो गया इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अपॉन में हो गया इंटरेस्ट। तो आप क्या पता कर रहे हो कि आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, कि आपकी टोटल अर्निंग पे इंटरेस्ट का हिस्सा कितना आ रहा है। बर्डन जितना ज़्यादा इंटरेस्ट का होगा आपके लिए उतना ही हैवी होता जाएगा। ओके, तो क्या लिखा है, हाई ICR मीन्स जितना ICR हाई होगा, यानी इनकम आपकी जितनी ज़्यादा होगी इंटरेस्ट पे, कंपनीज कैन मोर बोरोड फंड सिक्योरिटीज़, वेयर एज लोअर ICR मीन्स लेस बोरोड सिक्योरिटीज़। यानी आपकी EBIT जितनी ज़्यादा होगी इंटरेस्ट से, आप उतनी ज़्यादा लोन लेने की कैपेसिटी रखते हैं। बट आपकी EBIT बहुत कम है, यानी आप इंटरेस्ट कवर करने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, इंटरेस्ट पे करने के बाद आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं बचता है, तो आपको लोन नहीं लेने चाहिए। ओके, तो ये रेशियो क्या बताता है कि आप में इंटरेस्ट, आपकी EBIT में इंटरेस्ट को कवर करने की कितनी कैपेसिटी है। आपकी अर्निंग जो है, जो इनका इंटरेस्ट और टैक्स से पहले है, उसमें से आप इंटरेस्ट पे करने की कितनी कैपेसिटी रखते हैं। तो इसी को बोलते हैं ICR। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो ये बताता है कि ICR जितना ज़्यादा होगा आप उतने ही लोन लेने की कैपेसिटी, बोरोड फंड की कैपेसिटी उतनी ही आपकी ज़्यादा होगी। पर अगर आपका ICR लो होता है, यानी आपकी अर्निंग कम है, इंटरेस्ट से कम है, तो आपको लेस बोरोड लेने चाहिए, यानी लोन कम लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, कौन सा, DSCR। ध्यान रखिए, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ICR। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये ICR का और अच्छा प्योर रेशियो है, उससे और अच्छा रेशियो है। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें सिर्फ हमने इंटरेस्ट की बात की थी, उसमें हमने सिर्फ इंटरेस्ट की बात की थी, जो इंटरेस्ट हम अपने लोन्स पे या फिर डिबेंचर होल्डर्स को देंगे, सिर्फ उसकी बात की थी। पर इसके फार्मूले में हमको जितना भी पेमेंट करना है टोटल लोगों को, चाहे हमारे क्रेडिटर्स हो या जो भी हो, जितने भी हमारे ऑब्लिगेशंस है, जितने हमको पेमेंट करने हैं, उन सब के बारे में सोचा जा रहा है, सो दैट ICR से ज़्यादा प्योर है आपका DSCR। कैसे, DSCR इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें क्या लिया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया था, और इसमें क्या ले रहे हैं आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहे हैं। दूसरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या जोड़ दिया, डेप्रीशिएशन जोड़ दिया। देखिए डेप्रीशिएशन आपका कैश में किया हुआ खर्चा नहीं है, ठीक है, कैश एक्सपेंसेस नहीं है, सो दैट ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके कैश में नहीं है उन्हें वापस प्रॉफिट में जोड़ देना चाहिए। ओके, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में किसको ऐड कर दिया, डेप्रीशिएशन को ऐड कर दिया, क्योंकि डेप्रीशिएशन एक्चुअल कैश एक्सपेंसेस नहीं होता है। ये वो इंटरेस्ट है जिसको हमने अर्न किया है। मान लीजिए हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था और उस पर हमको इंटरेस्ट मिला है, हमारा इंटरेस्ट आया है, तो जो हमारी अर्निंग है वो हमारी किस में ऐड होनी चाहिए, प्रॉफिट में ऐड होनी चाहिए। ओके, और जितने भी अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस है, जिस तरीके से डेप्रीशिएशन है उसी तरीके से और जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उनको भी ऐड कर देना चाहिए। इससे आपके पास रियल अर्निंग निकल के आ जाएगी कि आपकी रियल अर्निंग कितनी है जो आप टैक्स के बाद ले रहे हो, जो आपके पास टैक्स के बाद अवेलेबल है। तो आपने डेप्रीशिएशन को प्लस कर दिया, जो अर्न किया है इंटरेस्ट उसको प्लस कर दिया, और जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस थे जिनको आपको कैश में पे नहीं करना था पर आपने उसको रिटर्न ऑफ किया था, ठीक है, उनको आप ऐड कर देते हो। और उसके बाद नीचे देखिए कौन कौन से खर्चे हैं हमारे, इंटरेस्ट कौन सा, जो हम डेब्ट पे या लोन पे करेंगे। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी है जो हमें टाइम टू टाइम पे करना पड़ेगा, यानी ऐसे ऑब्लिगेशंस जो फिक्स है आपके, जो आपको पे ही करने पड़ेंगे, वो होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड। इंटरेस्ट होता है जो आपको देना ही पड़ेगा। और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, मान लीजिए बेटा हमने लोन ले रखे हैं, इस बार हमारा लोन रीपे करने का टाइम आ गया, 5 ईयर के लिए लोन लिया था और 5 ईयर आज कंप्लीट हो रहे हैं या इस ईयर में कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको रीपे करना पड़ेगा, वो लोन वापस रीपे करना पड़ेगा, तो वो ऑब्लिगेशन भी आपको इसमें जोड़ना है। सो दैट DSCR जो है
वो ICR से और ज़्यादा प्योर और अच्छा रेशियो माना जाता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल प्योरली पूरी इनकम निकाली जाती है, अर्निंग निकाली जाती है, और बिल्कुल ही प्योरली सारे पेमेंट्स जो होते हैं आपके वो निकाले जाते हैं। सो दैट DSCR का मतलब हो गया कि थोड़ा और प्योर ऑब्लिगेशन निकालना। इससे पता चलेगा कि हम कितनी पेमेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं। इफ़ DSCR इज़ हाई देन कंपनी कैन हैव मोर डेब्ट्स in capital structure, as high DSCR indicate better ability of company to repay। जितना ज़्यादा DSCR हाई होगा कंपनी की पेमेंट की कैपेसिटी भी उतनी ही हायर होगी। इट्स डेप्ट बट DSCR इज़ लेस देन कंपनीज मस्ट अवॉइड डेप्ट एंड डिपेंड अपॉन इक्विटी कैपिटल। पर अगर DSCR लेस है तो आपको इक्विटी पे डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि आप में प्रेफरेंशियल डिविडेंड पे करने की, इंटरेस्ट पे करने की और रीपेमेंट, लोन्स के रीपेमेंट की कैपेसिटी नहीं है। तो DSCR जितना हाई होगा आपके लोन लेने की कैपेसिटी उतनी ही, बोरोड फंड लेने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और DSCR जितना लो होगा आपकी कैपेसिटी उतनी ही बोरोड फंड लेने की कम होगी। ओके, तो ये DSCR है जो ICR का और भी अच्छा कन्वर्जन है और भी प्योर कन्वर्जन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ध्यान में रखेंगे हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अनदर क्रूशियल फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है, देन कंपनी मस्ट बी प्रेफर डेब्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकती है, बोरोड फंड ले सकती है। Whenever if return on investment is less than in rate of interest टू बी पेड ऑन डेप्ट, यानी जब आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है आपके इंटरेस्ट जो आपको पे करने हैं, तो उस कंडीशन में देन कंपनी शुड अवॉइड डेप्ट। उस कंडीशन में आपको डेप्ट अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी नहीं है। ओके, तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जितना हाई होगा आपकी बोरोड फंड लेने की कैपेसिटी भी उतनी ही हाई होगी, और रिटर्न आपका जितना लो होगा उतनी ही बोरोड फंड लेने की कैपेसिटी भी आपकी लो होगी। सो दैट इस बेस पे आपको डिसाइड करना है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, लोन लेने की कॉस्ट कितनी आ रही है, खर्चा कितना आ रहा है आपका, कि आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, डेप्ट ले तो रहे हो पर आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है। ए फर्म कैन अरेंज बोरोड फंड एट लो रेट, अगर आपको बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे इजीली मिल रहा है तब तो बहुत बढ़िया, आपको बोरोड फंड ही अरेंज करने चाहिए, पर अगर हायर मिल रहा है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। लो इंटरेस्ट ऑफ रेट देन इट विल प्रेफर मोर डेब्ट्स एज कंपेयर टू इक्विटी, यानी अगर आपको लो इंटरेस्ट रेट पे यानी लो कॉस्ट ऑफ डेब्ट पे इजी डेब्ट्स अरेंज हो रहे हैं तो आपको इक्विटी की बजाय डेब्ट से ही कैपिटल अरेंज करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी इफेक्ट करती है कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को। अब देखिए टैक्स की रेट, टैक्स कितना देना है, टैक्स की रेट भी इफेक्ट करती है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को। हाई टैक्स रेट मेक्स डेब्ट चीपर as interest paid to debt security holder is subtracted from income before calculating tax, whereas companies have to pay tax on dividend paid to shareholder। अब ध्यान से सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो हम डेब्ट पे इंटरेस्ट पे करते हैं ना, उस पर हमें टैक्स पे रिबेट मिलती है, यानी इन पर हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता। पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो हम डिविडेंड पे करते हैं उस डिविडेंड पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है, कंपलसरी है। सो दैट जितनी ज़्यादा टैक्स की रेट होगी आपको उतने ज़्यादा डेब्ट्स लेने चाहिए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देनी पड़ेगी, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप लोन लोगे टैक्स आपको उतना ही कम पे करना पड़ेगा, पर आप जितना ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करके डिविडेंड दोगे आपको टैक्स भी उतना ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा लोन्स पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उस पर टैक्स नहीं देना होता, टैक्स पे रिबेट मिलती है, छूट मिलती है, पर डिविडेंड पे टैक्स पे रिबेट नहीं मिलती है। कंपनी को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे करना पड़ता है और टैक्स भी पे करना पड़ता
है, सो दैट ये कंपनी पे बर्डन बनाते हैं। और अगर हम इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं तो हमें टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दैट अगर टैक्स रेट बहुत हाई है तो बेटर ये रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना चाहिए, डेब्ट लेने चाहिए। ओके, सो हाई एंड टैक्स रेट मीन्स प्रेफर डेब्ट वेयर इज लो टैक्स रेट प्रेफर इक्विटी, यानी जितनी ज़्यादा हाई रेट टैक्स होगी उतने ही ज़्यादा आपको क्या लेने चाहिए, लोन लेने चाहिए। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि टैक्स रेट अगर हाई हो तो आपको डेब्ट ज़्यादा लेने हैं, और अगर टैक्स रेट लो हो तो हमें क्या देखना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा लेने हैं, इक्विटी शेयर्स ज़्यादा इशू करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी की कॉस्ट कितनी आ रही है। अनदर फैक्टर विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओनर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट और रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनने जो इन्वेस्ट किया है उस पर उनको इन्वेस्टमेंट पे अच्छा डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं, और ओनर हमेशा क्या चाहता है, एक अच्छा प्रॉफिट और रिटर्न चाहता है। सो दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कितनी पड़ रही है, क्योंकि आप उनको डिविडेंड पे नहीं करेंगे तो वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको उन्हें क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा, यानी आप पर शेयर कितनी अपनी अर्निंग दे रहे हो उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी। अगर नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो को देखो और देखो कि ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ईपीएस का कैलकुलेशन हमें करना देखना होता है कि ईपीएस कितना आ रहा है। तो हमारी ईपीएस जितनी ज़्यादा होगी, यानी अर्निंग पर शेयर हम जितना ज़्यादा कर रहे हैं, हम उतना ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी को यूज़ कर सकते हैं। यानी आपकी अर्निंग पर शेयर ईपीएस जितनी ज़्यादा होगी, यानी आप पर शेयर बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। व्हेन ईपीएस स्टार्ट डिक्रीजिंग, अगर ईपीएस आपकी कम होने लग गई है, अर्निंग पर शेयर कम होने लग गई है, तब आपको डेब्ट लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल आपको और ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है। ओके, तो ईपीएस हाई है तो आप इक्विटी ले हो, और अगर ईपीएस लो जा रही है तो आपको क्या लेना चाहिए, डेब्ट्स लेने चाहिए। ओके, देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट, नेक्स्ट है आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट। ये क्या होता है फ्लोटेशन कॉस्ट, देखिए फंड्स को अरेंज करने में, जितने भी फंड्स हैं आप कैपिटल स्ट्रक्चर में जो फंड्स लेकर आ रहे हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू ला रहे हैं और चाहे आप डेब्ट्स के थ्रू ला रहे हैं, ओके, उन फंड्स को अरेंज करने के लिए आपको जो खर्चा करना पड़ रहा है उसको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, कि आपको उसको अपने पास तक अरेंज करने में कितना खर्चा करना पड़ रहा है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व in the issue of shares or debentures. These costs include the cost of advertisement, underwriting, स्टेटरी फीस, यानी आपको इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए या डिबेंचर्स इशू करने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने के लिए, ब्रोकर्स वगैरह, अंडरराइटर्स वगैरह अपॉइंट करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, उसी को हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स रिक्वायर मोर फॉर्मेलिटीज़ एज वेल एज मोर फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसमें जितनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होगी फ्लोटेशन कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स में बहुत ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, वेयर एज देयर इज़ लेस कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग कैपिटल बाय लोन्स एंड एडवांस, बट लोन और एडवांस में बहुत ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है, और शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने में फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट आप पे बहुत हैवी पड़ रही है तो बेटर ये रहता है कि लोन्स लेने चाहिए, बट अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा नहीं आ रही है तब आप इक्विटी और शेयर्स पे डिपेंड हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क कितनी ज़्यादा, रिस्क को भी ध्यान में रखना है हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय। आपको ध्यान है डिबेंचर्स रिस्की होते हैं पर इक्विटी शेयर्स रिस्की कम होते हैं। ओके, वो रिस्की कम होते हैं, क्यों, क्योंकि आपको डेब्ट्स पे और लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है, और टाइम पे लोन को रीपे भी करना पड़ेगा, बिल्कुल फिक्स है ये ऑब्लिगेशन आप पे। सो दैट ये रिस्की होते हैं,
जो डेप्ट और लोन्स होते हैं वो रिस्की होते हैं, क्योंकि इन पर आपको पेमेंट पे करना कंपलसरी होता है। इंटरेस्ट और उनका रीपेमेंट कंपलसरी होता है, ये आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे आपकी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी ही हो। तो इसीलिए रिस्क के पर्पज़ से देखा जाए तो डेप्ट और लोन रिस्की ज़्यादा होते हैं और शेयर्स रिस्की कम होते हैं, क्योंकि उनमें प्रॉफिट होता है तभी हमें डिविडेंड का पे करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं पे करना पड़ता है। फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू अ पोजीशन व्हेन अ कंपनी इज unable to meet its fixed financial charges such as interest, preferential dividend, payment of creditors etc. यानी जब आप इनको पे करने की कैपेसिटी कहते हैं, उसी को इनको पे करने का जो बर्डन होता है वही होता है रिस्क कंसिडरेशन। इफ़ फर्म्स बिजनेस रिस्क इज़ लो, अगर रिस्क कम है, ठीक है, देन इट कैन रेज मोर कैपिटल, इशू ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज, वेयर एज एट द टाइम ऑफ हाई बिजनेस रिस्क इट शुड डिपेंड अपॉन इक्विटी। अगर आप पे ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है, और अगर रिस्क ज़्यादा है तो आपको इक्विटी इशू करनी चाहिए। पर अगर रिस्क ज़्यादा नहीं है तो आप डेब्ट इशू करके आराम से फंड अरेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है कि आप जब चाहे जब फंड ले लो, और जब चाहे जब आपके पास ज़रूरत नहीं हो आपको तब आप उसको रीपे भी कर दो, तो ऐसी पोजीशन को आप फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। एक्सेस ऑफ डेप्ट में रिस्ट्रिक्ट द फर्म कैपेसिटी टू बोरो फर्दर। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट मेंटेन सम बोरोइंग पावर टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सीन सरकमस्टेंसेस। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप लोन लेते हैं, ठीक है, अगर आपके डेप्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में फ्यूचर में लोन लेने की कैपेसिटी होती है, जो बोरोइंग पावर होती है ना, वो आपकी कम होती जाती है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखकर कि फ्यूचर में भी आप डेप्ट ले सको, आपको फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान में रखकर फिर अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है। नेक्स्ट देखिए कंट्रोल। देखिए डिबेंचर्स जो होते हैं, डिबेंचर होल्डर और लोन लेने से आपकी कंट्रोलिंग पावर पे फ़र्क नहीं पड़ता है, और इक्विटी यानी शेयर्स इशू करने से कंट्रोलिंग पावर पे फ़र्क पड़ता है। बिकॉज जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, और कंपनी के ओनर को कंपनी में वोट देने का राइट होता है जब भी डिसीजन लेते हैं। तो जितने ज़्यादा शेयर्स इशू करोगे कंट्रोल उतना ही लूज़ होता जाएगा, क्योंकि लोगों को आप शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट देते हो और वो आपके डिसीजन में इंटरफेयर करेंगे, मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकते हैं। द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड as the owner of the company and they have complete control over the company. If existing shareholders want to complete control, then they should prefer debt, loan or small amount etc. If they don't mind sharing control, then they may go for equity shares also. अगर आप कंट्रोल चाहते हो कि भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल हो सकता है, तो आप इक्विटी इशू करके और उनको कंट्रोल उनमें डाइल्यूट कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि कंट्रोल पूरा का पूरा आपके हाथ में रहे, तब आपको डेब्ट्स लेने चाहिए, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा आप शेयर्स इशू करते हो कंट्रोलिंग पावर उतना ज़्यादा शेयर होल्डर्स के हाथ में जाती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को बेटा वोट देने का राइट होता है, वोटिंग राइट होता है, वो मैनेजमेंट में और डिसीजंस में वोट दे सकते हैं। तो जितने ज़्यादा शेयर होल्ड इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे उतने ही ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर भी डाइल्यूट होती जाएगी, लोगों में बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर भी आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। नेक्स्ट देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर जो कंपनियों के होते हैं उनको रेगुलेटरी यानी कानून के अकॉर्डिंग बनाना होता है, जो कानून ने बताया है उसी अकॉर्डिंग, उसी फ्रेम के अकॉर्डिंग उनको अडॉप्ट करना पड़ता है कि उनके यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर में कितनी इक्विटी होनी चाहिए और कितनी डेब्ट होनी चाहिए। तो उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर ही आपको क्या बनाना है, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है, क्योंकि आप रूल्स रेगुलेशन को अबाइड नहीं कर सकते हैं। देखिए इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैव टू डन विद द सेबी गाइडलाइन एंड फॉर टेकिंग लोन। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको सारा काम करना होता है जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे होते हैं। कंपनीज हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। इफ सेबी गाइडलाइन आर इजी देन कंपनीज में प्रेफर इशू ऑफ सिक्योरिटीज for additional capital, whereas if monetary policies are more flexible then they may go for
मोर लोन्स। अगर पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कैसी पॉलिसी, अगर पॉलिसीज़ ईजी चल रही है तो आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, और पॉलिसीज़ में ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसीज़ ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो आप ज़्यादा लोन भी ले सकते हैं। तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है कि सेबी और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपको कितना लोन लेने की और कितने इक्विटी शेयर्स इशू करने की परमिशन देती है। तो आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी ध्यान में रखना है, यानी कानून ने जो, लॉ ने जो फ्रेमवर्क बता रखा है, सेबी ने जो फ्रेमवर्क बता रखा है, उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, उस फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आपको अपना इक्विटी यानी बोरोड फंड और ओनर्स फंड की कंपोजिशन को डिसाइड करना है। ये डिपेंड करता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे कि कैसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपकी कंपनी पे लागू होता है, एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट देखिए स्टॉक मार्केट कंडीशन, कि स्टॉक मार्केट की कंडीशन कैसी है। स्टॉक मार्केट की कंडीशन अगर बहुत अच्छी है और लोग इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इजीली अपनी जो सेविंग्स है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इक्विटी या डिबेंचर इशू कर सकते हैं। पर अगर मार्केट में बूम नहीं है और लोग अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तब आपको लोन लेकर ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त लोग कैपिटल मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं। ओके, सो दैट स्टॉक मार्केट की कंडीशन को ध्यान में रखकर भी आपको कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना होगा। देखिए, देयर आर टू मेन कंडीशन इन द मार्केट, बूम कंडीशन एंड रिसेशन और डिप्रेशन कंडीशन। बूम कंडीशन का मतलब होता है जब इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और रिसेशन वो वाला टाइम होता है जब मंदी का टाइम होता है, जब लोग इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। दीज कंडीशन अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर स्पेशली व्हेन कंपनी इज प्लानिंग टू रेज एडिशनल कैपिटल डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन द इन्वेस्टर्स मे बी मोर केयरफुल इन देयर डीलिंग। तो इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं, अगर वो स्टॉक मार्केट में ईजीली इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं तो आप ईजीली इक्विटी और डिबेंचर्स के थ्रू फंड्स अरेंज कर सकते हैं। बट अगर इन्वेस्टर ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तब आपको लोन्स के थ्रू ही अपने फंड्स को अरेंज करना होगा। नेक्स्ट देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। हमें अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते समय हमारे जैसी अदर कंपनीज़ के कैपिटल स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम सारी की सारी वो सावधानियां बरत सके जो उन्होंने बरत रखी है, जो सही होती है। तो सम कंपनीज फ्रेम आर देयर कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल नॉर्म्स। तो अगर हमें नॉर्म्स का ज़्यादा पता नहीं है तो हम दूसरी कंपनीज़ के कैपिटल स्ट्रक्चर को कॉपी भी कर सकते हैं, बट प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन एज बाइंडिंग फॉलोइंग इंडस्ट्रियल नॉर्म्स बाय लीड टू फाइनेंशियल रिस्क। इफ फर्म कैन नॉट अफोर्ड हाई रिस्क इट शुड नॉट रेज मोर डेब्ट्स ओनली बिकॉज अदर फर्म आर रेज। मतलब आंखें बंद करके कॉपी नहीं करना है हमें किसी की कैपिटल स्ट्रक्चर को। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या हम रिस्क को कर सकते हैं, क्या बोरोड ज़्यादा लेने की कैपेसिटी हम में है या नहीं है, हम पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हम अदर कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और उस बेस पे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं। बट आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते समय आपको ध्यान में रखने हैं। यू शुड कीप इन माइंड, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे। होप करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। वैसे बहुत टफ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे तुरंत कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।